सिंपल भाषा में हम समझेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच टाइप ऑफ HR एनालिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन डिटरमाइनिंग व्हाट शुड हैपन फॉर अ बिजनेस। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। यानी दोस्तों सवाल ये है कि HR एनालिटिक्स के अंदर अलग अलग टाइप होते हैं, राइट, जिसमें हर एक का अपना रोल है। यहाँ सवाल है कि कौन सा एनालिटिक्स फोकस करता है इस बात पे कि बिजनेस को आगे क्या करना चाहिए, वही कर रहा है ना, फोकस ऑन डिटरमाइनिंग व्हाट शुड हैपन फॉर द बिजनेस। कौन सा एनालिटिक्स बात करता है? ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। देखिए डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये एनालिटिक्स बस यह बताता है कि पहले क्या हो चुका है, व्हाट हैज़ हैपेंड अर्लियर। जैसे कि हम रिपोर्ट बनाते हैं और पिछले डेटा को देखकर एनालिसिस करते हैं, बस वही। लेकिन इसमें आगे क्या करना चाहिए यह बताने की बात नहीं होती है, तो यह तो आंसर नहीं होगा। फिर बी कर रहा है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। देखिए प्रेडिक्टिव एनालिसिस फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, मतलब यह बताता है कि डेटा के बेसिस पर कि आगे क्या हो सकता है। जैसे वेदर फॉरकास्ट की तरह हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड कैसा चलेगा। फिर तीसरा आता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। यह एनालिटिक्स डायरेक्टली रिकमेंडेशन देता है। क्या देता है दोस्तों? रिकमेंडेशन देता है, मतलब यह बताता है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। जैसे अगर आपको सेल्स बढ़ाने हैं तो यह सजेस्ट करेगा कि कौन सा स्टेप लेना चाहिए, तो बिजनेस को हेल्प करता है आगे का प्लान बनाने में। और चौथा आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। इस बात का एनालिसिस करता है कि कोई प्रॉब्लम क्या हुई, कि कोई प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई है, यदि कोई प्रॉब्लम हुई है तो क्यों हुई है, मतलब ये रूट कॉज एनालिसिस जैसा होता है। यह बताता है कि पास्ट में क्या गलती हुई है। तो आपने चारों एनालिटिक्स को समझ लिया। देखिए यही होता है, इस तरह से हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है कि मान लीजिए कि अगली बार सवाल में डिस्क्रिप्टिव से पूछ दिया तो आप उसका जवाब दे पाएँ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, क्योंकि यह आपको एग्जैक्टली बताता है कि आगे क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि आप बिजनेस के आउटकम को अच्छे से, आपका बिजनेस का आउटकम अच्छा हो सके। मैं एग्जांपल लेके चारों एनालिटिक्स को आपको समझाता हूँ। हमारा मेन फोकस है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में। चलिए देखिए, सोचो कि ऐसा सोचिए कि आपकी कंपनी के पास पहले का डेटा है सेल्स का, राइट, और आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए ताकि सेल्स और बढ़ सके। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपको बस यह बताएगा कि पहले सेल्स कैसी थी। जो आपका प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है वो बताएगा कि फ्यूचर में सेल्स का ट्रेंड कैसा हो सकता है। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपको एग्जैक्ट रिकमेंडेशन देगा कि आपको यह स्टेप लेना चाहिए, मार्केटिंग पे फोकस कीजिए या कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ाइए ताकि रिजल्ट इंप्रूव हो सके, राइट। तो ये बातें समझ में आई आपको? एग्जांपल लेके मैंने समझाया। तो एक बार हम लोग क्विकली फैक्ट को समराइज कर लें। मैंने क्या बोला कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बस पास्ट डेटा को डिस्क्राइब करता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस फ्यूचर ट्रेंड प्रेडिक्ट करेगा, ये आपको बताएगा कि फ्यूचर ट्रेंड ऐसा होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है रिकमेंड करता है कि आगे क्या करना चाहिए, राइट, आगे आपको क्या करना चाहिए। और डायग्नोस्टिक एनालिसिस प्रॉब्लम का रूट कॉज बताता है, रूट कॉज एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू द आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 हाउ मेनी एम्प्लॉय शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू रिक्वायर टू फॉर्म एन ICC। इस सवाल में हमसे यह पूछा जा रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के तहत एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, राइट। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 5 से ज़्यादा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 5 लोग हैं तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन बी है कि 10 से ज़्यादा। इस एक्ट के मुताबिक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उन्हें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसको हम लोग ICC बोलते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना ज़रूरत होता है। यह कमेटी वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट केस को एड्रेस करती है और ये इंश्योर करती है कि वर्क इन्वायरमेंट सेफ रहे, स्पेशली फॉर वुमेन। फिर कह रहा है 15 और मोर। तो देखिए 15 एम्प्लॉय होने पर ICC बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, यह रिक्वायरमेंट 10 एम्प्लॉय से शुरू होता है और 20 पे तो बनाना ही बनाना है। तो देखिए 10 याद रखिएगा, तो सही जवाब है इसका 10 और मोर, राइट। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसमें 8 एम्प्लॉय हैं, राइट, तो उस कंपनी में ICC बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय का नंबर 10 या उससे ज़्यादा होता है तो कंपनी को मैंडेटरी तौर पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ती है ताकि वर्क प्लेस पर किसी भी तरह का हैरासमेंट इशू हैंडल किया जा सके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समरी समझ में आ गया, बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेजिस्लेशन अंडर वर्किंग कंडीशन इन इंडिया। ठीक है, तो इस सवाल में हमसे हमें यह पता लगाना है कि कौन सा एक्ट वर्किंग कंडीशन को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता। चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948।
तो बताइए क्या लगता है आपको। देखिए यह एक्ट फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर को रेगुलेट करता है। राइट, सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर को रेगुलेट करता है, इसलिए यह वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। यहाँ पे नॉट कहा गया है। माइंस एक्ट 1952, यह माइंस में काम कर रहे वर्कर के लिए है, या उनके सेफ्टी या उनके हेल्थ कंडीशन को रेगुलेट करता है, तो यह भी वर्किंग कंडीशन का हिस्सा है। अप्रेंटिस एक्ट 1961, यह एक्ट काम की कंडीशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। यह एक्ट में अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम को रेगुलेट करता है, जिसमें लोग काम सीखते हैं, लेकिन यह वर्किंग कंडीशन के लॉ का पार्ट नहीं है। और लास्ट का रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, यह एक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के काम की कंडीशन को रेगुलेट करता है और उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया है, तो यह भी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्योंकि यह वर्किंग कंडीशन के लॉ का पार्ट नहीं है। सोचिए कि एक कंपनी है जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनके लिए अप्रेंटिस रखे गए हैं। यह अप्रेंटिस काम सीखने आए हैं और उनके ट्रेनिंग को अप्रेंटिस एक्ट 1961 रेगुलेट करता है। लेकिन अगर हम बात करें फैक्ट्रीज वर्कर के काम की सेफ्टी और कंडीशन की, तो उनके लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लाई होता है, अप्रेंटिस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो एक बार हम की पॉइंट को समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में वर्कर की सेफ्टी और हेल्थ को रेगुलेट करता है। माइंस एक्ट यानी माइंस में काम करने वाले वर्कर के लिए है। अप्रेंटिस एक्ट अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है, काम की कंडीशन को रेगुलेट नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करता है। चलिए दोस्तों, आपको यदि एचआरएम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो पीडीएफ हो, वीडियो जो मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो, कैप्सूल कंटेंट हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास सभी कंटेंट अवेलेबल है। सिंपल भाषा में चीज़ों को समझाया गया है। कंसेप्ट आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के रिवीजन पर्पस के लिए, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक वो चीज़ मिलेंगे हर जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पे ये सवाल है कि स्ट्राइक पे जाने से पहले एम्प्लॉय को कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। 7 डेज। तो 7 डेज़ का नोटिस देना स्ट्राइक के लिए इनफ नहीं होता, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम नोटिस पीरियड इससे ज़्यादा है। तो ये तो नहीं होगा। 10 दिन। 10 दिन का नोटिस भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के रूल के हिसाब से वैलिड नहीं है, इससे ज़्यादा दिन चाहिए होता है। 14 दिन। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मुताबिक एम्प्लॉय को स्ट्राइक पे जाना है तो उन्हें मिनिमम 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है। यह नोटिस का पर्पज़ होता है कि दोनों साइड यानी कि कौन कौन दोनों साइड, एक तो साइड है हमारा एम्प्लॉय वाला, राइट, वन साइड है हमारा एम्प्लॉय और दूसरा साइड है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। तो दोनों साइड के बीच नेगोशिएशन का चांस हो जाए और स्ट्राइक को अवॉइड किया जा सके। 21 दिन का नोटिस भी गलत है। तो मान लीजिए कि एक फैक्ट्री के वर्कर को लगता है कि उनके वर्किंग कंडीशन सही नहीं है और वो स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं, तो वो 14 दिन का एडवांस नोटिस मैनेजमेंट को देते हैं। तो मैनेजमेंट के पास टाइम होता है कि वो वर्कर के साथ बैठकर उनके इशू को डिस्कस करें और स्ट्राइक को अवॉइड कर सकें। इसलिए लॉ कहता है कि 14 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि कैरोल का जो CSR पिरामिड है इससे रिलेटेड ये सवाल है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग लेवल में डिवाइड करता है। यहाँ हमें यह देखना है कि कौन सा लेवल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पे फोकस करता है। तो बहुत सारे लेवल्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा लेवल कम्युनिटी पे कंट्रीब्यूट करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पे फोकस करता है। पहला ऑप्शन कर रहा है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेस माना जाता है, जिसमें कंपनीज़ का प्राइमरी गोल क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। यह इसमें क्या होता है, मेन गोल प्रॉफिट कमाना, यानी बिजनेस का पर्पस इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, इसलिए नाम रखा गया इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यह कम्युनिटी को डायरेक्टली इंप्रूव करने का फोकस नहीं कर रखता, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कंपनीज़ को अपना बिजनेस लॉ के हिसाब से चलाना होता है। यह इंश्योर करता है कि बिजनेस काम करते वक्त सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करे, लेकिन इसमें सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनीज़ को मोरली सही चीज़ें करनी होती है। यह इंश्योर करता है कि कंपनी गलत या अनएथिकल काम नहीं करे, लेकिन कम्युनिटी सर्विस या लाइफ इंप्रूवमेंट करना इसका भी फोकस नहीं है। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह कैरोल CSR पिरामिड का टॉप लेवल है। ये क्या माना जाता है, टॉप लेवल माना जाता है। और
जिसमें कंपनी अपने बिजनेस के साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक्टिवली काम करती है। इसका फोकस है जैसे कि आपका डोनेशन हो गया, इसका फोकस है चैरिटी, राइट, इसका फोकस है ओवरऑल कम्युनिटी को इम्प्रूव करना, इसको गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बनना भी कहते हैं, जिसमें बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं लाइफ क्वालिटी बनाने में। तो यहाँ सही जवाब है फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचिए कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा हॉस्पिटल या एजुकेशन प्रोजेक्ट में डोनेट करती है, या फिर अंडर प्रिविलेज एरिया में सैनिटेशन प्रोजेक्ट चलाती है। यह कंपनी का फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है, जिसमें वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचती बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करती है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने सवाल है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बाय एल्बर्ट मेहरबैन व्हाट परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज। यानी अल्बर्ट मेहरबैन के सवाल ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपके एल्बर्ट मेहरबैन के रिसर्च के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का कितना परसेंटेज है जो कि कम्युनिकेशन के, देखिए कम्युनिकेशन में दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एक बॉडी लैंग्वेज हुआ और एक वॉइस टोन हुआ। तो इसका कितना परसेंटेज के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए एक एक ऑप्शन देते हैं, 50%, 40%। यहाँ दिया गया है कि 50% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से होती है और 40% कम्युनिकेशन वॉइस टोन से होती है। लेकिन यह मेहरबैन के रिसर्च का मेहराबाइन का रिसर्च का फिगर से मैच नहीं करता। फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन में कि मेहरबैन के रिसर्च के मुताबिक टोटल कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से होता है, यानी हमारे जेस्चर, पोस्चर और एक्सप्रेशन से, और 38% हिस्सा हमारे वॉइस टोन से कन्वे होता है, जिसमें हमारी आवाज़ का पिच, वॉल्यूम और इंटोनेशन शामिल होता है। और बाकी सिर्फ 7% हिस्सा जो है वो हमारे एक्चुअल वर्ड से होता है। ठीक है, तो ये सही जवाब है। 55% हमारा बॉडी लैंग्वेज, 38% हमारा वॉइस टोन और 7% एक्चुअल वर्ड। 60 और 30 भी नहीं होगा, क्योंकि मेहरबैन के रिसर्च के अकॉर्डिंग सही जवाब ये है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? 55 और 38%, राइट। तो सोचिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज निगेटिव है, जैसे आप अपने हाथ फोल्ड करके बैठे हैं या आंखों में कांटेक्ट नहीं रखते, इससे सामने वाले आपके वर्ड के मीनिंग को समझने में डिफ़िकल्टी फील करेगा। इसी तरह अगर आपका टोन र्यूड है, तो चाहे आपका वर्ड पोलाइट हो, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। तो आपने क्या देखा कि कम्युनिकेशन के लिए मेहरबैन के रिसर्च के मुताबिक 55% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से और 38% कम्युनिकेशन जो है वॉइस टोन से होता है, राइट। यही बताया जा रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आपके सामने सवाल है, यह क्वेश्चन बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क के 4 मेन पर्सपेक्टिव के बारे में है। अब देखिए, ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल फ्रेमवर्क है, बैलेंस स्कोर कार्ड एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल होता है जो बिजनेस को अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। चलिए, आपसे पूछा गया है कि ये 4 मेन पर्सपेक्टिव कौन कौन सा है। पहला है लर्निंग एंड ग्रोथ, बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल डेटा। तो देखिए, बैलेंस स्कोर कार्ड में ये सही जवाब है, 4 पर्सपेक्टिव होते हैं, लर्निंग और ग्रोथ। लर्निंग और ग्रोथ फोकस करता है कि एम्प्लॉय की स्किल, इनोवेशन, ट्रेनिंग पे। बिजनेस प्रोसेस मेजर करता है कि इंटरनल प्रोसेस और ऑपरेशन की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। कस्टमर पर्सपेक्टिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फीडबैक को ट्रैक करता है। और फाइनेंशियल डेटा कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मेजर होती है। तो ये तो सही जवाब है, बी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट शेयर इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा गया है मार्केट शेयर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव में डायरेक्टली शामिल नहीं है, या कस्टमर पर्सपेक्टिव के अंदर इनडायरेक्टली आता है। ठीक है ना। तो उसके बाद ऑप्शन सी कर रहा है इनोवेशन, बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल डेटा। देखिए, यहाँ पे एक नया वर्ड आप देखेंगे, इनोवेशन। देखिए, इनोवेशन का एस्पेक्ट लर्निंग और ग्रोथ के अंदर आता है, यह अलग पर्सपेक्टिव है। और 4th ऑप्शन है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल डेटा। तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का एस्पेक्ट भी लर्निंग और ग्रोथ के अंदर आता है, यह अलग पर्सपेक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो सोचिए कि एक कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है, इस केस में कंपनी 4 चीज़ों को इवैल्यूएट करेगा। पहला लर्निंग और ग्रोथ, यानी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसा है, क्या ट्रेनिंग या इनोवेशन हो रही है। दूसरा वो देखेगा बिजनेस का प्रोसेस, क्या कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस एफिशिएंटली चल रहे हैं। फिर उसके बाद वो देखेगा कस्टमर का पर्सपेक्टिव, कस्टमर क्या सोच रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं। फिर वो देखेगा फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट और रेवेन्यू कैसा है। तो याद रखिए, लर्निंग और ग्रोथ यानी एम्प्लॉय के इनोवेशन पे फोकस करेगा, बिजनेस प्रोसेस इंटरनल प्रोसेस की एफिशिएंसी मेजर करेगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ट्रैक करेगा, और फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करेगा। ये 4 पर्सपेक्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड का फाउंडेशन माना जाता है। होपफुली दोस्तों आपको चीज़ें
समझ में आ रही होंगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आपसे सवाल में हमें यह समझना है कि आउटसाइड इन HRM मॉडल किस चीज़ को एड्रेस करता है। यह मॉडल HR के ट्रेडिशनल रोल से अलग है क्योंकि यह एक्सटर्नल फैक्टर को कंसीडर करता है जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। चलिए एक एक ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। यह इंटरनल मैटर है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एड्रेस किए जाते हैं, लेकिन आउटसाइड इन मॉडल का फोकस इन चीज़ों पर नहीं होता। फिर कह रहा है एक्सटर्नल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, करप्शन, माइग्रेशन, पॉवर्टी, यथ एम्प्लॉयमेंट। देखिए आउटसाइड इन HRM मॉडल जो है ना, इसका मेन फोकस एक्सटर्नल फैक्टर पे होता है। किस पे होता है दोस्तों? एक्सटर्नल फैक्टर पे, राइट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, करप्शन, माइग्रेशन, पॉवर्टी, यथ एम्प्लॉयमेंट। इस मॉडल के थ्रू HR डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजी और पॉलिसी इन एक्सटर्नल चैलेंज को टैकल करने में मदद करे। ऑप्शन थर्ड कर रहा है इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। ये भी गलत है, राइट, क्योंकि दोस्तों इंटरनल HR फंक्शन है ये सब, और एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये भी हमारा HR फंक्शन होता है, राइट, इंटरनल HR फंक्शन होता है, तो आउटसाइड इन मॉडल नहीं होगा। तो यहाँ सही जवाब है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी को बहुत सारे कंट्रीज़ में काम करती है, उसको बाहर के फैक्टर जैसे क्लाइमेट चेंज, करप्शन के इफेक्ट पे ध्यान रखना पड़ता है। अगर HR डिपार्टमेंट सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन या ट्रेनिंग पे फोकस करेगा तो यह एक्सटर्नल चैलेंजेस को इग्नोर करेगा, तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आउटसाइड इन मॉडल इंश्योर करता है कि HR का रोल एक्सटर्नल चैलेंज के हिसाब से तैयार हो। तो हमने की पॉइंट्स क्या देखे, क्या क्या मेन चीज़ है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी आउटसाइड इन मॉडल के पार्ट नहीं होता है। एक्सटर्नल चैलेंज आउटसाइड इन HR मॉडल का फोकस एक्सटर्नल इशू पे होता है, हमने ये देखा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि फिंक मॉडल ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट के स्टेजेस के बारे में क्या आपसे सवाल पूछा जा रहा है। फिंक मॉडल क्राइसिस मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क है जो अलग अलग स्टेजेस को डिफाइन करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस को मैनेज कर सकती है। पहला कर रहा है प्रोडॉर्मल स्टेज, द फर्स्ट इज प्रोडॉर्मल स्टेज। देखिए यह स्टेज क्राइसिस के पोटेंशियल वार्निंग की या अर्ली से साइन को एड्रेस करता है। इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट होना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए। फिर आता है हमारा एक्यूट स्टेज। यह वह स्टेज है जब क्राइसिस पीक पर होता है। क्राइसिस कहाँ होता है दोस्तों? पीक पर होता है इस स्टेज में। इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स और एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। यह स्टेज क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। फिर आता है हमारा क्रॉनिक स्टेज। तो क्रॉनिक स्टेज क्राइसिस के बाद का टाइम होता है जब ऑर्गेनाइजेशन को उसके कॉन्सिक्वेंस को हैंडल करना होता है, राइट। तो ये किसके बाद आता है दोस्तों? ये क्राइसिस के बाद आता है। क्राइसिस के बाद क्या आता है? हमारा क्रॉनिक आता है, राइट। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को उसके कॉन्सिक्वेंस को हैंडल करना होता है, यह एक्सटेंडेड रिस्पांस से होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इशू को एड्रेस करना शुरू करती है जो क्राइसिस से बने हैं। और आता है फिर फाइनली हमारा रिकवरी स्टेज, यानी टेक्निकली फिंक मॉडल का पार्ट नहीं है। फिंक मॉडल में यह स्टेज डिफाइन नहीं है। इसमें फोकस ज़्यादातर प्रोडॉर्मल, एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज का पार्ट होता है। रिकवरी को अलग से ट्रीट किया जा सकता है लेकिन ये फिंक मॉडल का कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या आपसे पूछा गया था? नॉट स्टेज, तो फिंक रिकवरी स्टेज होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ने एक इन्वायरमेंट क्राइसिस फेस किया। कैसा क्राइसिस फेस किया? इन्वायरमेंट क्राइसिस फेस किया। प्रोडॉर्मल स्टेज में उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम को, EWS जिसको बोलते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम से पोटेंशियल इश्यूज़ का पता लगाया। फिर जब क्राइसिस पीक पर आ गया तो उन्होंने एक्यूट स्टेज में तुरंत एक्शन लिया। उसके बाद क्रॉनिक स्टेज में उन्हें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और पब्लिक रिलेशन को हैंडल करना पड़ा। लेकिन रिकवरी स्टेज की बात फिंक मॉडल से कंटेक्स्ट में नहीं होती है। एक बार समराइज कर ले फैक्ट को। देखिए प्रोडॉर्मल स्टेज में क्या बताया आपको? EWS अर्ली वार्निंग सिग्नल का एड्रेस करता है। एक्यूट स्टेज क्या करता है? क्राइसिस का जो पीक होता है, राइट, इमीडिएट रिस्पॉन्स का ज़रूरत है। और कॉन्सिक्वेंस क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस को मैनेज करना होता है, राइट। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं एज पर फिंक मॉडल। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कस्पर, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कस्पर के बारे में सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। कस्पर वो लोग होते हैं जो 2 जनरेशन के बीच में हैं और इन दोनों जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है एक्सक्लूसिव मिलेनियल बॉर्न फ्रॉम 1977 टू 1995। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कस्पर सिर्फ मिलेनियल नहीं होते, राइट। कस्पर में ऐसे लोग होते हैं जो जेन एक्स और मिलेनियल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, राइट। दोस्तों आपको HRM की यदि पिछले 5 साल की पेपर चाहिए तो वो हमारे पास हमारे HRM के कोर्स में अवेलेबल है। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर तो आप जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको एक दिशा देती है कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। तो हमारा 5 साल का पेपर आप हेल्प ले सकते हैं HRM के प्रिपरेशन को और भी सॉलिडिफाई करने के लिए। विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर
पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग दोबारा अपनी ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बॉर्न फ्रॉम 1977 टू 1980 एंड कैन एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मिलेनियल एंड जेन एक्स। कस्पर वो लोग होते हैं जो 1977 से लेकर 1980 के बीच में बॉर्न हुए होते हैं और इनमें मिलेनियल और जेन एक्स दोनों के ट्रेट होते हैं। यह लोग दोनों जनरेशन के ट्रांजेक्शनल फेज में हैं, राइट। फिर कह रहा है कि ऑल्सो नोन एज इको बूमर्स एंड डिजिटल नेटिव्स बॉर्न फ्रॉम 1977 टू 1995। तो देखिए, यह स्टेटमेंट भी सही नहीं है। इको बूमर्स और डिजिटल नेटिव जनरली मिलेनियल्स के लिए यूज होता है, राइट। और 1981 से लेकर 1996 तक बॉर्न हुए थे, इसलिए यह स्टेटमेंट कस्पर का डेफिनेशन को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं करता। फिर कह रहा है 1981 टू 1995 एंड हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मिलेनियल एंड जेन एक्स। तो ये तो साफ गलत है, ठीक है। कस्पर जो है 1977 से लेकर 1980 के बीच में हुआ था, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? ये वाला जवाब सही है। तो जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि 1978 में बॉर्न हुआ, उसका अब ब्रिंगिंग और एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो जेन एक्स के कुछ ट्रेड को शेयर करता है, जैसे कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़, लेकिन उसके साथ ही वो मिलेनियल के टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ट्रेड को भी अपनाता है। यह पर्सन कस्पर कैटेगरी में आता है। तो की पॉइंट क्या है? कस्पर 1977 से लेकर 1980 के बीच में बॉर्न हुआ। दोनों जनरेशन, एक जनरेशन कौन सा है? एक जनरेशन है हमारा मिलेनियल, दूसरा जनरेशन कौन सा है? हमारा जेन एक्स। तो दोनों जनरेशन के ट्रेड को एग्जिबिट करता है। फिर हमने देखा इको बूमर के बारे में। इको बूमर जो होते हैं वो मिलेनियल के लिए यूज होता है, और नॉट एक्सक्लूसिवली मिलेनियल जो है कस्पर, दोनों जनरेशन के बीच का ब्रिज होता है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टैसिट नॉलेज का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टैसिट नॉलेज। तो जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है रेसिपी फॉर अ ग्रैंड मदर फेमस एप्पल पाई, यानी ग्रैंड मदर का जो फेमस एप्पल पाई है उसका जो रेसिपी है वो हमारा टैसिट नॉलेज का एग्जाम्पल है। दूसरा कह रहा है द स्टेप इन्वॉल्व इन असेंबलिंग अ पीस ऑफ फर्नीचर, यानी आप एक फर्नीचर के पीस को असेंबल कर रहे हैं तो उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो हमारा टैसिट नॉलेज का एग्जाम्पल है। तीसरा कह रहा है कि जो चेस का गेम का रूल है वो हमारा टैसिट नॉलेज का एग्जाम्पल है। और चौथा ऑप्शन कर रहा है ऑल द अबव। बताइए दोस्तों, क्या सही लग रहा है आपको? आपने टैसिट नॉलेज के बारे में पढ़ा होगा, मैं समझाता हूँ दोस्तों। सही जवाब है इसका ऑल द अबव। जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ना वो टैसिट नॉलेज के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि दोस्तों सभी को फॉर्मलाइज करना या कम्युनिकेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे मैं आपको पहले बताऊं, जो ग्रैंड मदर का फेमस एप्पल पाई का जो रेसिपी है वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, राइट। उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, उनके पर्सनल इंट्यूशन पे बेस्ड है, और ये डिफ़िकल्ट होगा कि हम इंस्ट्रक्शन लिखें जो कि उनके रिज़ल्ट को परफेक्टली रेप्लिकेट करेगा। दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है कि आपका फर्नीचर के पीस को असेंबल करना, ये भी डिफ़िकल्ट है कोडिफाई करना, क्योंकि दोस्तों इसमें भी आपको टैसिट नॉलेज चाहिए कि कैसे आप टूल्स को यूज करेंगे, कैसे आप इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करेंगे। और जो तीसरा का ऑप्शन कर रहा है कि आपका जो चेस का गेम का रूल है, ये भी हमारे कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, जिसको आपको एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। मान लीजिए कोई किसी आदमी ने गेम पहले खेला ही नहीं है तो उसको भी समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो रिगार्डिंग दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, और जो तीनों हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तीनों के तीनों हमारे टैसिट नॉलेज के बेस्ट एग्जाम्पल हैं, बिकॉज ऑल आर डिफिकल्ट टू फॉर्मलाइज और कम्युनिकेट। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने थ्योरी एक्स पढ़ा होगा, आपने HRM में दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में थ्योरी एक्स पढ़ा होगा। सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन जो है थ्योरी एक्स के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है, यानी दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ थ्योरी एक्स। चलिए जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वर्कर्स आर नेचुरली लेजी एंड अवॉइड वर्क वेन एवर पॉसिबल, यानी जो वर्कर्स होते हैं वो नेचुरली लेजी होते हैं और जहाँ तक हो सके कि वो अपने वर्क को अवॉइड करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वर्कर जो होते हैं वो मनी और सिक्योरिटी से मोटिवेटेड होते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वर्कर जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्शन के कैपेबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो वर्कर हैं वो सेल्फ डायरेक्शन को, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये मेरी जिम्मेवारी है। और लास्ट ऑप्शन है कि वर्कर क्रिएटिव होते हैं, राइट, एंड वो सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एंजॉय करते हैं। बताइए थ्योरी एक्स क्या एज्यूम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थ्योरी एक्स आपने पढ़ा होगा तो जरूर जवाब दिया होगा इसका। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। जो थ्योरी एक्स ऑप्शन ए कथन सही है दोस्तों। क्यों सही है? क्योंकि दोस्तों थ्योरी एक्स मैनेजर इस बात पे विश्वास रखते हैं कि वर्कर जो नेचुरली हैं वो लेजी हैं और वो अवॉइड करेंगे वर्क को जितना हो सके उतना। वो तो मैनेजर ये इस बात को बिलीव करते हैं कि वर्कर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिव हो सकें। ये थ्योरी एक्स वाले मानते हैं।
बाकी जो स्टेटमेंट है आपका कि मोटिवेटेड बाय मनी एंड सिक्योरिटी, कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर आर क्रिएटिव एंड एंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो बाकी ये स्टेटमेंट ज़्यादा कंसिस्टेंट है थ्योरी वाइज है। मान लीजिए यहीं पे सवाल आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है थ्योरी वाइज से, तो बाकी जो आपका BCD स्टेटमेंट है ये थ्योरी वाइज से कंसिस्टेंट है। थ्योरी वाइज ये एज्यूम करता है, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 चीज़ और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। सो दिस इज़ द वे हमारा जो PYQs का सेशन रहता है इसी प्रकार से रहता है। पहले तो कंसेप्ट समझ लीजिए उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का, उसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन कलेक्ट किए जो पिछले बार पूछे गए थे HRM में। चलिए उसी का मैं आपको वीडियोस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो देखिए थ्योरी वाइज ये एज्यूम करता है कि वर्कर जो है वो केवल पैसा से मोटिवेटेड नहीं होते हैं, सिक्योरिटी से मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो थ्योरी वाइज जो मैनेजर है वो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि वर्कर जो है सेल्फ डायरेक्शन से कैपेबल होते हैं, यानी सक्षम होते हैं कि खुद से डायरेक्शन ले सकें और अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं। वो थ्योरी वाइज के मैनेजर इस बात पे भी विश्वास रखते हैं कि वर्कर क्रिएटिव होते हैं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंजॉय करते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑप्शन ए तो है ही, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है क्योंकि थ्योरी वाइज से रिलेटेड है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है जो कि थ्योरी वाइज से रिलेटेड है। फ्रेंड्स आपको यदि इलेक्टिव पेपर की कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई भी इलेक्टिव पेपर हो आपका, HRM हो, IT हो, रूरल बैंकिंग हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, सेंट्रल बैंकिंग हो, तो दोस्तों हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। HRM में सभी में आपको सैम्पल PDF प्रोवाइड कर दिया हूँ ताकि आप देख पाएँ। जैसे HRM में आप देखेंगे तो थ्योरी प्लस MCQ PDF का एक फोल्डर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर का एक PDF फोल्डर है। थ्योरी एंड MCQ में देख सकते हैं थ्योरी PDF, MCQ PDF, आप देख सकते हैं मॉड्यूल वाइज थ्योरी अरेंज है और उसमें यूनिट वाइज अरेंज है। उसी प्रकार से MCQ PDF में आ जाइए तो मॉड्यूल वाइज भी MCQs अरेंज है, उसके अंदर आप हर एक यूनिट के MCQs को प्राप्त कर सकते हैं और इसको डाउनलोड का भी ऑप्शन है ताकि आप प्रिंट ले सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आप रूरल बैंकिंग में आके देख सकते हैं, सेम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, 100 क्वेश्चन मैंने डाल रखा है पिछले साल में पूछे गए हैं, ताकि दोस्तों आपको पता चले कि हाँ ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा मैं हर एक टॉपिक का आपको थ्योरी और MCQs PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेंट्रल बैंकिंग हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, आपका कोई भी इलेक्टिव पेपर हो, तो दोस्तों आप हमारे इस पार्टिकुलर कोर्स को इनरोल हो सकते हैं। मात्र 250 रुपये में आपको ये कोर्स मिल रहा है। आपको एक कूपन कोड को अप्लाई करना है, ठीक है, जो कि है हमारा Learn40, आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो करना क्या है दोस्तों, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और ये जो हमारा CIB इलेक्टिव पेपर थ्योरी प्लस MCQ है इसमें आपको इनरोल हो जाना है। जो हमारा ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, या मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए MBO प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। MBO का फुल फॉर्म आपको पता है ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आपसे सवाल ये पूछा गया था इनमें से कौन सा MBO प्रोसेस का की स्टेप नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की स्टेप ऑफ द MBO प्रोसेस। ठीक है, MBO प्रोसेस का कौन सा की स्टेप नहीं है ये सवाल है। पहला ऑप्शन कर रहा है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि एम्प्लॉय के साथ ऑब्जेक्टिव को शेयर करो, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि एम्प्लॉय को इनकरेज करो कि वो गोल सेटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, और चौथा ऑप्शन कर रहा है कि प्रोग्रेस मॉनिटर करो और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। मैं फिर से रिपीट कर दूं, MBO प्रोसेस में कौन सा की स्टेप नहीं है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव को शेयर करना, इनकरेज करना एम्प्लॉय को कि वो गोल सेटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, और लास्ट ऑप्शन है कि मॉनिटर प्रोग्रेस। तो ये जो इनकरेजमेंट वाला प्रोसेस है ना दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय को इनकरेज करे, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ MBO, राइट। देखिए MBO प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो मैनेजर और एम्प्लॉय है ना वो जॉइंटली बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय को गोल सेटिंग में पार्टिसिपेट करने का, कुछ किसी केस में मैनेजर सिंपली ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, खुद ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं एम्प्लॉय के लिए, समझे। तो लेकिन जो बाकी 3 स्टेप है ना वो बहुत ज़रूरी है MBO प्रोसेस का। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने से मैनेजर और एम्प्लॉय ये इंश्योर करते हैं कि वो सेम गोल के प्रति काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शेयर करना एम्प्लॉय के साथ, तो मैनेजर इंश्योर करते हैं कि सभी लोग अवेयर हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, इससे क्या होगा, मैनेजर जो है एम्प्लॉय के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं उनके गोल के प्रति, और उन्हें फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसा उन्हें ज़रूरत हो। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि MBO प्रोसेस में कौन कौन से मेन स्टेप्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। मैंने अपने वीडियो लेसन में भी समझाया है, HRM का हमारे पास वीडियो लेसन भी अवेलेबल है, आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। इसे मैंने नेचुरल जस्टिस को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ऑप्शन को देखते हैं, नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉसा दैट नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन काउच। बी कर रहा है ऑडी एलिटेरम पार्टम इन हियर द अदर साइड। सी कर रहा है रेस जुडिकाटा मैटर दैट हैज़ बीन डायरेक्टेड कैन नॉट बी रीओपन। एंड लास्ट ऑप्शन है रूल्स अगेंस्ट बाइस।
सही जवाब है करेक्ट आंसर सी। देखिए ये जो रेस जुडिकाटा है ये प्रोसीड्यूरल लॉ का प्रिंसिपल है, जबकि बाकी जो 3 है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं। तो आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, राइट। तो मैं आपको प्रत्येक प्रिंसिपल का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सबसे पहले नेमो जुडेक्स इन सुआ कासा, मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल रोकता है किसी लोग को कि वो जज रहे अपने केस में, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। नेक्स्ट होता है ऑडी एलिटरम पार्टम, ये प्रिंसिपल में लिखा गया है कि जितने भी पार्टीज हैं डिस्प्यूट में उन्हें फेयर हियरिंग दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें जो है नोटिस दिया जाएगा प्रोसीडिंग का, उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो अपना एविडेंस प्रेजेंट करें और वो क्रॉस एग्जामिन कर सकेंगे बाकी दूसरे पार्टी के विटनेस को। रूल्स अगेंस्ट बाइस, ये जो प्रिंसिपल है ये प्रोहिबिट करता है जज को कि वो एक केस में बाइस रहे। इसका मतलब कि जज जो है इम्पार्शियल रहे और वो उनके पास कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहे और आउटकम ऑफ द केस। सो प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि BANI का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट डज बानी स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन था ब्रिटल, एनेक्सियस, नॉन लीनियर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगियस, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द। सही जवाब है इसका ब्रिटल, एनेक्सियस, नॉन लीनियर, कॉम्प्रिहेंसिव। तो दोस्तों ये जो वर्ड है ना ब्रिटल, एनेक्सियस, नॉन लीनियर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, तो इसको कॉइन किया गया था जामियास कैसियो ने, एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फ्यूचरिस्ट थे और ऑथर थे। उन्होंने इस पार्टिकुलर टर्म के माध्यम से जो हमारा वर्ल्ड का करंट स्टेट है उसे डिस्क्राइब किया। तो बानी जो है व्यूका एक्रोनिम का सक्सेसर है, ठीक है। व्यूका का फुल फॉर्म पता है ना आपको, वोलेटाइल, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगियस। तो बानी व्यूका को एक स्टेप फर्दर लेता है, वो इसके ब्रिटलनेस को एम्फेसाइज करता है, एनेक्सिटी को एम्फेसाइज करता है, नॉन लिनियरिटी को एम्फेसाइज करता है। पहला क्वेश्चन है कि क्वालिटी सर्कल क्या है, व्हाट इज क्वालिटी सर्कल। पहला ऑप्शन है अ टीम ऑफ एम्प्लॉय हु मीट रेगुलरली टू डिस्कस एंड सॉल्व क्वालिटी रिलेटेड इशूज इन द वर्क प्लेस। दूसरा है अ सर्कल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। तीसरा है दोस्तों मैनेजरियल अप्रोच फोकस्ड ऑन अचीविंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट थ्रू स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड। और डी नंबर ऑप्शन है सर्कल ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट कंप्लायंस इन ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। तो क्वालिटी सर्कल का मतलब क्या होता है कि एक टीम ऑफ एम्प्लॉय होते हैं जो कि रेगुलरली मीट करते हैं और डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वालिटी रिलेटेड इशू इन द वर्क प्लेस। एक्सप्लेनेशन देखिए आप देख सकते हैं। तो मेरे जितने भी लेक्चर हैं दोस्तों सभी में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ताकि आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक्सप्लेनेशन ही पढ़ ले तो मोर देन सफिशिएंट है। क्वालिटी सर्कल एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय होते हैं सेम वर्क एरिया से, सेम डिपार्टमेंट से, जो कि एक साथ आते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें, एनालाइज कर सकें, सॉल्व कर सकें वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को या इंप्रूव कर सके दोस्तों प्रोसेसेस को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्राइमरी फोकस होता है क्वालिटी सर्कल का कि हम इन्हांस करें प्रोडक्ट को या सर्विस क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करें, टीम वर्क को प्रमोट करें। दोस्तों एक केस स्टडी पूछा गया था, सारा इज हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल हु हैज रिसेंटली ज्वाइन अ कंपनी एज जूनियर एग्जीक्यूटिव, सी इज एम्बिशियस एंड ड्रिवन टू सक्सेस इन हर कैरियर। तो HRM से दोस्तों केस स्टडीज भी आते हैं, तो हमारे पास केस स्टडीज का कलेक्शन है। वी आर प्रोवाइडिंग एवरी टाइप ऑफ केस स्टडी विच इज आस्क्ड इन HRM एग्जामिनेशन। तो सारा एम्बिशियस है और वो ड्रिवन है सक्सेस इन हर कैरियर। सी कंसिस्टेंटली स्ट्राइव टू एक्सेल इन हर वर्क, फ्रिक्वेंटली सेटिंग हाई गोल फॉर herself and going above and beyond to achieve them. She actively seeks opportunity for personal and professional growth, attending seminars and workshops to enhance her skill. Sarah also enjoys mentoring her colleagues and is known for her positive attitude and willingness to help others. तो ये डाटा आपको दिया हुआ है। अब इस बेसिस पे दोस्तों अब आपको बताना है कि कौन सा मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का लेवल है। सारा प्राइमरीली फोकस्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए मास्लो हायरार्की से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक केस स्टडी दे दिया आपको और आप कितना समझे मास्लो हायरार्की को वो देखा जा रहा है। तो बताइए किस लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की का नीड सारा प्राइमरीली फोकस्ड है। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। दोस्तों सही आंसर है इसका स्टीम नीड। तो बेसिकली मास्लो हायरार्की ऑफ नीड एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। बेसिकली जो कि कैटेगराइज करता है ह्यूमन नीड को 5 लेवल में पिरामिड स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। जो टॉप लेवल होता है उसे फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड करते हैं। तो इस केस में दोस्तों सारा का जो बिहेवियर है कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट करता है तो उसने अपना फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड को ऑलरेडी मीट कर लिया क्योंकि उसको जॉब मिल गया और एक हाई एस्पिरेशन से ड्राइव हो रही है। सी सीक्स पर्सनल ग्रोथ, सेट हाई गोल्स, स्ट्राइव्स टू एक्सेल विच अलाइंग विद स्टीम नीड। स्टीम नीड का मतलब क्या होता है कि आपके पास डिज़ायर है रिकॉग्निशन का, रेस्पेक्ट का, सेल्फ वर्थ का। तो सारा का फोकस है कि सक्सेस को अचीव करना, दूसरे को मेंटर करना और पर्सनल ग्रोथ को सीख करना। तो ये इसके स्टीम नीड को इंडिकेट करता है। समझ में आया दोस्तों क्या सही आंसर है इसका।
दोस्तों यदि आप CIB 2023 की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, और यदि आपको किसी प्रकार के स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ MCQs, हमारे पास 250 से 150 से 200 MCQs पर हर एक यूनिट के अवेलेबल हैं, यानी कुल मिलाकर 2000 से 3000 MCQs अवेलेबल है पर चैप्टर का। तो दोस्तों आप हमारे पेड कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास सभी चैप्टर का वीडियो लेसन है, आप कम समय में वीडियो लेसन से चीज़ों को समझ सकते हैं, और दोस्तों मैक्सिमम टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं MCQ को सॉल्व करने में। सो इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, वी हैव मॉक टेस्ट ऑल्सो, हमारे मॉक टेस्ट का आप हेल्प ले सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको सारा डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। पहला है क्लियर एंड कंसाइज मैसेज, दूसरा है एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है दोस्तों यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नॉलेज और लैंग्वेज, और चौथा है दोस्तों फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नॉलेज। ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैरेक्टराइज किया जाता है कुछ की एस्पेक्ट से, जैसे क्लियर एंड कंसाइज मैसेज, ये इंश्योर करता है कि इन्फॉर्मेशन को कन्वे किया गया स्ट्रेट फॉरवर्ड और अंडरस्टेबल मैनर में। ऑप्शन बी कर रहा है एक्टिव लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग, ये भी दोस्तों इसका मतलब कि आप अटेंटिवली रिसीव कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं मैसेज को। ऑप्शन डी कर रहा है फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन, ये एक टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, इनपुट को लेके, क्वेश्चन को एड्रेस करके, अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करके। लेकिन जो ऑप्शन सी कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल नॉलेज का यूज, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जेनरिक कॉम्पिटेंसी का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए मेरे पास दोस्तों ये तो एक सेट है हमारे पास 50 क्वेश्चन का, इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास बहुत सारे सेट हैं 2021 के, 2000 जो साल में 2 बार एग्जाम होता है, सभी के सेट हमने बना के रखे हैं HRM के। तो इफ़ यू नीड एनी ऑफ दिस दैट इज कवर्ड इन द पेड प्लान, यू नीड टू व्हाट्सएप योर नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दोस्तों बात करते हैं कॉम्पिटेंसीज की। तो जेनरिक कॉम्पिटेंसी का डेफिनेशन क्या है? कॉम्पिटेंसी दैट आर स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, competencies that are transferable and available across different role and industries, competencies that are only relevant for entry level position, competencies that are solely focused on technical skill। बताइए जेनरिक कॉम्पिटेंसी का डेफिनेशन क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कि बेसिकली जेनरिक कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि जेनरिक कॉम्पिटेंसी ट्रांसफरेबल होता है और एप्लीकेबल होता है डिफरेंट रोल इंडस्ट्री में। जेनरिक कॉम्पिटेंसी का मतलब सेट ऑफ स्किल, नॉलेज, एबिलिटी जो कि स्पेसिफिक नहीं है एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में, ये कॉम्पिटेंसी को अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे रोल एंड इंडस्ट्री में, जिसके कारण ये ट्रांसफरेबल होता है, वैल्यूएबल होता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जेनरिक कॉम्पिटेंसीज के अंदर स्किल्स आते हैं जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, लीडरशिप, एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर मोटिवेटर इन वर्क प्लेस। बताइए हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के अनुसार कौन कौन से फैक्टर्स को मोटिवेटिंग माना जाता है वर्क प्लेस में? सेफ सैलरी एंड बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क कंडीशन, रिकॉग्निशन एंड कैरियर ग्रोथ, सुपरविजन एंड कंपनी पॉलिसी। बताइए क्या सही जवाब है? ऑप्शन सी सही है कि रिकॉग्निशन और कैरियर ग्रोथ को मोटिवेटिंग फैक्टर माना जाता है। देखिए हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी प्रपोज करता है कि 2 सेट ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं एम्प्लॉय की मोटिवेशन को और सेटिस्फैक्शन को वर्क प्लेस में। पहला सेट को हाइजीन फैक्टर कहा जाता है, इसके अंदर सैलरी, बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी, वर्क कंडीशन, सुपरविजन और कंपनी पॉलिसी आती है। तो ये फैक्टर यदि इनएडिक्वेट होगी तो डिससेटिस्फैक्शन होगा एम्प्लॉय में, तो लेकिन इनका जो प्रेजेंस है इसके कारण कोई मोटिवेशन, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन या सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। दूसरा सेट को हम लोग मोटिवेटर्स कहते हैं, इसमें रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और नेचर ऑफ द वर्क इटसेल्फ आता है। ये फैक्टर रिलेटेड होता है इंटरेस्टिंग मोटिवेशन का। अब ये क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है क्योंकि सैलरी बेनिफिट जो है हाइजीन फैक्टर में आता है। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें इसके अंदर फैक्टर्स आते हैं हाइजीन फैक्टर के। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है क्योंकि सुपरविजन और कंपनी पॉलिसी हाइजीन फैक्टर का पार्ट है। तो आपको क्लियर रखना है कि हाइजीन फैक्टर में क्या पार्ट है और मोटिवेटिंग फैक्टर में क्या पार्ट है। मैं आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न अ पार्टिकुलर थिंग। आप कोई क्वेश्चन देखें, उसके कंसेप्ट को समझे, फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करना है कंसेप्ट समझने के लिए। दिस इज हाउ वी प्रोसीड। हमारा जो लर्निंग होता है दोस्तों, हमारे स्टडी मटेरियल का लर्निंग जिस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है आपको इसी मेथड से प्रोवाइड किया जाता है। पहले हम क्वेश्चन से कंसेप्ट को समझते हैं और फिर कंसेप्ट से फिर और भी चीज़ समझ लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइजीन फैक्टर। तो आपको हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर में क्लियरली डिफरेंस याद रखना है। चलिए ये सवाल पिछले साल पूछा गया है तो हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा है इस सवाल के रिपीट होने के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल पर्पस ऑफ ट्रेनिंग? इनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल एंड नॉलेज, इंप्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, प्रमोटिंग कैरियर डेवलपमेंट। बताइए जनरल पर्पस ट्रेनिंग नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर नॉट जनरल। देखिए ए में क्या कर रहा है कि इनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल एंड नॉलेज। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉय नए स्किल को समझते हैं, नॉलेज को समझते हैं ताकि अपने जॉब टास्क को इफेक्टिवली कर सकें। बी में कह रहा है कि ट्रेनिंग का एम ही है कि जॉब परफॉर्मेंस को इनहांस करना, एम्प्लॉय को नेसेसरी टूल्स और टेक्निक प्रोवाइड करना ताकि वो एक्सेल कर सके अपने रोल में। सी में कह रहा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं एम्प्लॉय को
कि अपने कैरियर को डेवलप कर सकें नए कॉम्पिटेंसीज को एक्वायर करके। लेकिन ऑप्शन सी कह रहा है कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, ये एक जनरल पर्पस नहीं है ट्रेनिंग का। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब किस रेट से एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं, और ट्रेनिंग का टिपिकली एम होता है कि हम रिटेन करें एम्प्लॉय को, उनको नेसेसरी स्किल और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके। अब देखिए केस स्टडी है, केस स्टडी क्या है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे देखिए, समांता इज एन एम्प्लॉय हु हैज बीन वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट एट XYZ कॉर्पोरेशन फॉर द पास्ट 3 years. शी हैज़ कंसिस्टेंटली अचीव हर सेल्स टारगेट एंड हैज रिसीव पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट्स. However, in the past 6 months, Samantha has been facing personal challenges due to family illness, which has affected her overall performance. Despite her personal difficulties, Samantha has been making effort to maintain productivity and meet her target to the best of her ability. MC question है दोस्तों, based on the given case study, which performance appraisal approach would be the best suitable for evaluating Samantha performance? देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल पे केस स्टडी पूछा गया था, तो आपको केस दे दिया, आपको पूछा गया कि बताइए कि कौन सा जो अप्रेजल मेथड, हमारे पास अप्रेजल मेथड बहुत सारा आपको मैंने पढ़ाया है दोस्तों, तो कौन सा अप्रेजल मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल है जिससे समंता की परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट कर सकें? ट्रेड बेस्ड, बिहेवियरल बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड, पीयर बेस्ड? दोस्तों सही आंसर है इसका बिहेवियरल बेस्ड। देखिए बिहेवियरल बेस्ड अप्रोच क्या होता है कि आप एसेस करते हैं एम्प्लॉय के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को और एक्शन को वर्क प्लेस में। याद रखिएगा ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देख के जाइए अच्छे से, इस पर केस स्टडी पूछा जाता है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड केस स्टडी पूछा जाता है। प्लीज़ गो थ्रू दिस 2 टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बिहेवियरल बेस्ड अप्रेजल अप्रोच फोकस होता है कि हम एम्प्लॉय के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को एसेस करें और एक्शन को एसेस करें वर्क प्लेस में। तो समंता के केस में दोस्तों फोकस है कि उसके एफर्ट को इवैल्यूएट करना, डेडिकेशन को इवैल्यूएट करना, रेजिलियंस को इवैल्यूएट करना डिस्पाइट पर्सनल चैलेंजेस। ये अप्रोच अलाउ करता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ समंता परफॉर्मेंस बाय कंसीडरिंग हर बिहेवियर एंड एक्शन rather than solely relying on sales result. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HRM और HRD में की डिफरेंस क्या है? HRM फोकस ऑन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कॉम्पेंसेशन, while HRD फोकस ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. HRM फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. HRD फोकस ऑन एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन. HRM फोकस ऑन कॉम्प्लायंस विद लेबर लॉ एंड रेगुलेशन. HRD फोकस ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टैलेंट रिटेंशन. HRM फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड पेरोल प्रोसेसिंग. HRD फोकस ऑन वर्कफोर्स प्लानिंग एंड सक्सेशन मैनेजमेंट. बताइए दोस्तों क्या बेसिक डिफरेंस है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कि HRM फोकस ऑन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कॉम्पेंसेशन, HRD फोकस ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा HRM HRD में क्या डिफरेंस है. XYZ कंपनी एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको ऑफिस मल्टीपल कंट्रीज़ में है, उसके पास दोस्तों एक डेडिकेटेड HR डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग फंक्शन के लिए, जो कि कंपनीज़ के ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के रिलेटेड है. अब देखिए एक सिनेरियो है, HR डिपार्टमेंट XYZ कंपनी का एक चैलेंज फेस कर रहा है कि वह अट्रैक्ट करे और रिटेन करे टॉप टैलेंट को. तो कंपनी जो है हाईली स्किल एम्प्लॉय को लूज कर रही है कॉम्पिटिटर को, और एक जरूरी है कि हम ओवरऑल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को बढ़ाएं. तो देखिए एडिशनली HR टीम जो है इन्हांस करना चाह रही है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि इंडिविजुअल गोल को अलाइन कर सके ऑर्गेनाइजेशन राजनीति का. अब देखिए MCQ का है कि कौन सा HR फंक्शन है XYZ कंपनी प्रायोरिटाइज करेगी ताकि जो चैलेंज है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द टॉप टैलेंट, इसको दोस्तों एड्रेस कर सके. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट. सही आंसर है दोस्तों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो इस सिनेरियो में दोस्तों परफॉर्मेंस एंड मोस्ट रिलेवेंट HR फंक्शन है जो XYZ कंपनी प्रायोरिटाइज करेगी. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर क्लियर गोल सेट करना, एक्सपेक्टेशन सेट करना एम्प्लॉय के लिए, रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, आइडेंटिफाई करना एरिया फॉर इंप्रूवमेंट. एक प्रोजेक्ट है जिसमें मान लीजिए कि $10,000 लगता है इंप्लीमेंट करने में. टोटल बेनिफिट प्रोजेक्ट से है मान लीजिए $15,000. तो ROI के फॉर्मूले का यूज करके आप बताइए कि कितना ROI परसेंटेज है इस प्रोजेक्ट का. 150%, 50%, 100%, 200%. तो इंप्लीमेंट करने में $10,000 लगता है और टोटल बेनिफिट प्रोजेक्ट से आता है $15,000. तो दोस्तों ROI निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100. टोटल बेनिफिट कितना है $15,000 और टोटल कॉस्ट कितना है $10,000, यानी 5,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 यानी कि 50%. ओके, सो जो ROI कितना है दोस्तों 50%. जेनेटिक कॉम्पिटेंसी मैंने आपको बताया था, बेसिकली एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस. ये सही आंसर है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टाफ को देखा गया कि वो फ्रॉड कर रहा है 10,000 का और उसे डिसमिस कर दिया गया. तो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या आएगा? हार्श पनिशमेंट फॉर द अमाउंट, एज इंटीग्रेटेड डॉटफुल पनिशमेंट इज वैलिड, सी ओनली वार्निंग विद रिकवरी. तो दोस्तों ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि इंटीग्रेटेड डॉटफुल है तो पनिशमेंट वैलिड है, तो ऑप्शन भी ज़्यादा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है. आप इसका रीजन सब यहाँ एक बार पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा. दोस्तों एक केस स्टडी है, मैंने आपको बताया कि XYZ कॉर्पोरेशन एक ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि अपने वर्क फोर्स को एक्सपेंड करना चाह रही है ताकि अपनी इंक्रीजिंग बिजनेस डिमांड को सपोर्ट करे. चलिए ठीक है, तो कंपनी ने रिसेंटली पोस्ट किया जॉब ओपनिंग फॉर वेरियस पोजीशन एंड रिसीव अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन. HR डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए ताकि आइडेंटिफाई कर सके मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन. इनमें से कौन सा पहला स्टेप होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर XYZ कॉर्पोरेशन?
conducting interview with shortlisted candidate, reviewing resumes and application, posting job opening on various platform, conducting background check on selected candidate। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, पोस्टिंग जॉब ऑप्शन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पर्पज़ है आप रिव्यू को रिज्यूम करने का, रिज्यूमे को रिव्यू करने का और दोस्तों एप्लीकेशन का इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। तो बताइए, इनिशियल स्क्रीनिंग कैंडिडेट का इनिशियल स्क्रीनिंग कंडक्ट करना, दूसरा सैलरी और बेनिफिट को नेगोशिएट करना, रेफरेंस चेक कंडक्ट करना, कैंडिडेट के परफॉर्मेंस को एसेस करना इंटरव्यू में। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है कि इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट को कंडक्ट करना। ये पर्पज़ है कि आप रिज्यूम को रिव्यू करें और एप्लीकेशन को रिव्यू करें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में। दोस्तों बात करेंगे इनमें से कौन सा एग्जांपल है सिलेक्शन टूल का जो कि XYZ कॉर्पोरेशन यूज़ करेगी। एप्टीट्यूड टेस्ट, एम्प्लॉय रेफरल ऑफ प्रोग्राम, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम। दोस्तों सिलेक्शन टूल की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्शन टूल विच विल यूज बाय XYZ कॉर्पोरेशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पर्पज़ है इंटरव्यू को कंडक्ट करने का रिक्रूटिंग और सिलेक्शन प्रोसेस में। कैंडिडेट के एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को वेरीफाई करना, कैंडिडेट के टेक्निकल स्किल को इवैल्यूएट करना, कैंडिडेट के सैलरी एक्सपेक्टेशन को डिटरमाइन करना, कैंडिडेट के को फिट एसेस करना विथ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड जॉब रिक्वायरमेंट। तो बताइए इंटरव्यू कंडक्ट करने का क्या मेन पर्पज़ है। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, कैंडिडेट के फिटनेस को एसेस करना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ, जॉब रिक्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक केस स्टडी बेस्ड है। XYZ कॉर्पोरेशन में मल्टीनेशनल कंपनीज है और टेक्निकल ऑपरेट होती है। कंपनी का परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है ताकि वैलिडेट कर सके, परफॉर्मेंस एसेस कर सके अपने एम्प्लॉय का। HR डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने के लिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन पर्पज़ क्या है? टू डिटरमाइन प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीज, टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड, टू एसेस एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन, टू इन्फोर्स डिसिप्लिनरी एक्शन। सही जवाब है दोस्तों कि टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड, ये मेन पर्पज़ है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बेनिफिट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का? इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर, डिक्रीज एम्प्लॉय मोराल, इन्हांस एम्प्लॉय मोटिवेशन, लिमिटेड एम्प्लॉय ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का मोस्ट बेनिफिट है एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि क्या टिपिकली इन्वॉल्व होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में? HR डिपार्टमेंट, इमीडिएट सुपरवाइजर ओनली, एम्प्लॉयर पीड ओनली, HR डिपार्टमेंट, इमीडिएट सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। क्या रोल है फीडबैक का परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में? टू डिटरमाइन एम्प्लॉय प्रमोशन, टू इन्फोर्स डिसिप्लिनरी एक्शन, टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इंप्रूवमेंट, टू सेट एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। तो दोस्तों फीडबैक से क्या होता है कि आप गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा एग्जांपल है परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड का? एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, 360 डिग्री फीडबैक, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो बताइए दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है 360 डिग्री फीडबैक। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के अनुसार कौन सा फैक्टर हायरिंग फैक्टर में आता है? अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल ग्रोथ। तो मैंने आपको बताया था कि जॉब सिक्योरिटी हमारा हायरिंग फैक्टर के अंदर आता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि ABC कंपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को वैल्यू करती है वर्क प्लेस में। तो इमली एक न्यू हायर्ड फीमेल एम्प्लॉय है, वो कॉन्स्टेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करती है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू हर टीम सक्सेस। शी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन टीम मीटिंग, शेयर इनोवेटिव आइडियाज़ एंड कोलैबोरेट्स एंड इफेक्टिवली विद हर कलीग। तो इमली का जो वर्क एथिक्स है और डेडिकेशन है इसको रिकॉग्नाइज किया गया इसके सुपीरियर के द्वारा, पीयर्स के द्वारा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इमली प्रेजेंस इन द वर्क प्लेस? बताइए सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन क्या रिफ्लेक्ट करता है इमली प्रेजेंस इन द वर्क प्लेस? इंक्रीज टीम मोरल एंड मोटिवेशन, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, जेंडर बाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। बताइए तो दोस्तों सही आंसर है इसका इंक्रीज टीम मोरल एंड मोटिवेशन। ये बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इमली प्रेजेंस एट द वर्क प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग ट्रेट इज एसोसिएटेड विद इफेक्टिव लीडरशिप? इंट्रोवर्सन एंड साइनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इनडिसिसिवनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी, माइक्रो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो दोस्तों इफेक्टिव लीडरशिप के साथ क्या एसोसिएटेड है? इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्सेशन प्लानिंग का क्या मेन रोल है? तो टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय फॉर टर्मिनेशन, टू प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन चेंज, टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन अमॉन्ग एम्प्लॉय, टू डिस्करेज कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सक्सेशन प्लानिंग का दोस्तों मेन एम है कि टू प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन चेंज। सक्सेशन प्लानिंग का प्रोसेस होता है आप आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं पोटेंशियल सक्सेसर फॉर की पोजीशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्पज़ ये है इसका कि इंश्योर करें कि दोस्तों आपके पास एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल की पूल होना चाहिए जो कि लीडरशिप के स्टेप में स्टेप करें, क्रिटिकल रोल में स्टेप करें यदि अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आ जाए। क्या पर्पज़ है HR प्लानिंग का? टू डिटरमाइन द सैलरी स्ट्रक्चर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। बी करा है कि टू फोरकास्ट एंड अलाइन ह्यूमन रिसोर्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, टू एसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक, टू एडमिनिस्टर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड कॉम्पेंसेशन। दोस्तों HR प्लानिंग का मेन फंक्शन है कि टू फोरकास्ट एंड अलाइन ह्यूमन रिसोर्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो HR प्लानिंग का पर्पज़ ये होता है कि आप फोरकास्ट करें, अलाइन करें ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रैटेजिक गोल के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के करंट वर्कफोर्स को एनालाइज करना, फ्यूचर ह्यूमन नीड्स को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रैटेजी डेवलप